जय हिंद एवरीवन, स्वागत है आपका अविनेशन 111 के एक नए एपिसोड में, जहां आपके लिए लेकर आते हैं इंडियन डिफेंस की प्रमुख अपडेट्स को सबसे पहले। तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आज की इस अपडेट में हम बात करने वाले हैं पहले भारतीय वायुसेना के बारे में। भारतीय वायुसेना प्रमुख ने हाल ही में एडवांस मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट में फॉरेन वेंडर्स का जो पार्टिसिपेशन है, इसको लेकर एक महत्वपूर्ण टिप्पणी करी है। तो आइए पहले इस पर बात कर लेते हैं। दरअसल आपको बता दें कि नई दिल्ली के ताज पैलेस में 7 से लेकर 8 मार्च के बीच में इंडिया टुडे कॉन्क्लेव 2025 का आयोजन किया गया था और उस दौरान भारतीय वायुसेना प्रमुख ने कुछ महत्वपूर्ण बातें करी हैं। उन्होंने कहा है कि एडवांस मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट प्रोग्राम हमारे लिए सबसे महत्वपूर्ण है और आने वाले भविष्य में संभावित है कि भारतीय वायुसेना जो फॉरेन वेंडर्स हैं, इनकी सहायता ले सकती है, इनकी एक्सपर्टीज की सहायता ले सकती है इस प्रोग्राम को फास्ट ट्रैक करने के लिए। हालांकि जो स्पेसिफिक डिटेल्स हैं उनको अनडिस्क्लोज रखा गया, लेकिन वायुसेना प्रमुख ने यह हिंट जरूर दे दिया है कि जो एमआरएफए प्रोग्राम के अंतर्गत सेलेक्ट किए जाएंगे, जिसके अंतर्गत 114 फाइटर्स की खरीद की जानी है, उनकी भूमिका सिर्फ एमआरएफए तक ही सीमित नहीं रहेगी, बल्कि वो एडवांस मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट प्रोग्राम में भी पार्टिसिपेट करते नजर आएंगे और उनका कंट्रीब्यूशन भारत के लिए उल्लेखनीय होगा। अपने एड्रेस के दौरान उन्होंने ये भी कहा कि हम इस समय जो एमआरएफए का विनर है, इसको लेकर के काम कर रहे हैं और ऑलरेडी जो ये मल्टी बिलियन डॉलर परचेज होने वाली है 114 फाइटर्स की, ये आगे बढ़ रही है। लेकिन इसमें उन्होंने विनर का नाम तो नहीं बताया कि किसको ये कॉन्ट्रैक्ट मिल सकता है, लेकिन उन्होंने ये ज़रूर कहा है कि ये जो ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर हैं, इनकी सहायता एमका प्रोग्राम में अवश्य ली जा सकती है। लेकिन अगर हम डिफेंस एनालिस्ट की बात करें तो वो इस अप्रोच को बहुत नोवेल नहीं मानते, क्योंकि इसके पहले भी साब ने और डसाल्ट एविएशन ने जो एमआरएफए प्रोग्राम है, इसमें अपनी जो चांसेस हैं उनको मजबूत करने के लिए भी इस तरह के क्लेम किए थे कि वो जो एडवांस मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट प्रोग्राम है, इसमें पूरी तरीके से सहयोग करने के लिए तैयार हैं। लेकिन उनका जो ट्रैक रिकॉर्ड है वो इस चीज़ को लेकर इतना अच्छा नहीं था। लेकिन अगर भारत को ज़रूरत पड़ी तो निसंदेह भारतीय वायुसेना प्रमुख ने जो अप्रोच बताई है वो भारत के लिए थोड़ी हितकर हो सकती है, क्योंकि अभी भी कुछ क्रिटिकल एरियाज हैं जहां पर भारत को असिस्टेंस की ज़रूरत पड़ेगी। और ऐसे में एक्सपर्ट्स ये मानते हैं कि अगर एमआरएफए के अंतर्गत किसी ऐसे वेंडर को सिलेक्ट किया जाता है जिसके पास अच्छा खासा अनुभव है एवियोनिक्स, रेडार डिज़ाइन और स्टेल टेक्नोलॉजी को लेकर के, तो वो फिर भारत की मदद कर सकता है। लेकिन आपको बताते चलें कि एडवांस मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट प्रोग्राम चैलेंजेस से भरा हुआ है। भारत इसमें आगे तो बढ़ रहा है, लेकिन दिन प्रतिदिन जो नए चैलेंजेस हैं उनका सामना हमें करना पड़ रहा है। लेकिन भारत ने तेजस प्रोग्राम से बहुत कुछ सीखा है और उसके बाद से ये चैलेंजेस हैं, ये सिस्टमेटिक मैनर में यहाँ पर रिजॉल्व किए जा रहे हैं। और सबसे खास चीज़ जहाँ पर आपको पता होना चाहिए कि एमआरएफए प्रोग्राम में अब सिर्फ 4.5 जनरेशन के एयरक्राफ्ट ही सीमित नहीं है, बल्कि यहाँ पर एफजीएफए को भी इंट्रेंस मिल चुका है। एफजीएफए का जो इंक्लूजन है वो इसमें ऑलमोस्ट कंफर्म है कि हो चुका है। तो ऐसे में ये भारतीय वायुसेना के ऊपर है कि भारतीय वायुसेना किसके साथ कोलैबोरेट करेगी और कौन सा फाइटर एयरक्राफ्ट भारतीय वायुसेना को ज्वाइन करेगा। एमआरएफए को लेकर कुछ एक्सपर्ट्स तो ये भी कहते हैं कि अब अगर आप इसमें राफेल खरीदते हैं तो ये आपके लिए बहुत ज़्यादा अच्छी डील नहीं होने वाली है। उन्होंने कहा कि अगर राफेल ही खरीदना है तो फिर इससे अच्छा है कि भारत कोई 57 को कंसीडर करे, क्योंकि भले ही आप उसको ट्रू 5th जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट की श्रेणी में ना रखें, लेकिन वो किसी भी दिन राफेल से बेहतर ही होने वाला है, चाहे वो एरियल मनूवरबिलिटी हो या फिर उसकी एडवांस टेक्नोलॉजी हो या फिर उसकी मैसिव फायर पावर हो, वो हमेशा भारत को बेनिफिट ही पहुंचाएगी। और लॉन्ग टर्म का अगर आप देख रहे हैं तो वहाँ पर ये एयरक्राफ्ट ज़्यादा रिलेटेबल होगा बनस्पत राफेल फाइटर्स के। और अगर हम भारतीय वायुसेना प्रमुख के इस बयान को गंभीरता से लें, जहां पर उन्होंने टेक्निकल असिस्टेंस की बात करी है, तो ऑलरेडी जो यूनाइटेड एयरक्राफ्ट कॉरपोरेशन है उसने तो खुद ही कहा है कि वो भारत के एमका प्रोग्राम में मदद करने के लिए तैयार है। जितनी भी संभावित मदद उनसे हो सकेगी यथासंभव, वो पूरी मदद भारत को करेंगे और भारत को हर तरह का सपोर्ट उनकी तरफ से दिया जाएगा। तो अब देखना इंटरेस्टिंग होने वाला है कि भारतीय वायुसेना प्रमुख जिस कोलैबोरेशन की बात कर रहे हैं वो प्रैक्टिकली कैसा दिखेगा, क्योंकि ऑलरेडी यहाँ पर एसपीवी मॉडल लगभग कंफर्म हो चुका है कि गठन होने वाला है, जहाँ पर टाटा एडवांस सिस्टम और जो लार्सन टोब्रो है, इनका नाम सबसे ऊपर आया है और महिंद्रा को बाहर कर दिया गया है ऑलमोस्ट। तो यहाँ पर देखना इंटरेस्टिंग होगा कि आने वाले भविष्य में जो रूपरेखा है प्रोग्राम की वो कैसे तैयार होती है, क्योंकि एडवांस मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट ही सही मायने में भारत को भविष्य में आगे लेकर जाएगा, जहाँ पर तकरीबन संभावित है कि 200 से ज़्यादा फाइटर्स हमें देखने को मिल सकते हैं। हमारी अगली बड़ी अपडेट भी रशिया को ही लेकर आ रही है और इस बार रशिया के प्रोडक्ट 177S को रक्षा मंत्रालय की तरफ से मंजूरी मिलने की खबरें सामने आई हैं। लेकिन रुकिए, पूरी बात क्या है, आइए वो जान लेते हैं। दरअसल हाल ही में आप सबको पता होगा कि एरो इंडिया 2025 के दौरान रूस ने अपना प्रोडक्ट 177S इंजन, जिसको वो क्लेम करते हैं कि एक 5th जनरेशन इंजन है, इसको भारत में पिच किया था।
और उन्होंने कहा था कि ये एडवांस मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट के लिए और सुपर सुखोई प्रोग्राम के लिए सबसे महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये डिजायर ट्रस्ट को प्रदान करता है और बहुत सारे इसमें एडवांसमेंट भी करी गई हैं। ये सारी बातें चल ही रही थी कि अब मीडिया सोर्सेज में बताया जा रहा है कि भारत के रक्षा मंत्रालय ने फाइनली जो ये इंजन है इसको अप्रूव किया है, लेकिन ये अप्रूवल इंजन की खरीद को लेकर नहीं मिला है, बल्कि उन्होंने रूस को ये मंजूरी दी है कि वो अपने इंजन के जो ऑफर हैं भारत के सामने पिच कर सकता है और इंजन नेगोशिएशन की शुरुआत कर सकता है और कैसे ये इंजन एडवांस मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट के लिए सूटेबल है इसकी जानकारी साझा कर सकता है। भारत की इस अप्रोच को लेकर ये माना जा रहा है कि भारत अब रशिया को भी इस डिस्कशन में इंक्लूड करना चाहता है, जहां पर वो इस समय जनरल इलेक्ट्रिक, सैफ्रॉन और रोल्स रॉयस के साथ एमका इंजन को लेकर बातचीत कर रहा है। अब अगर हम जेट इंजन प्रोग्राम की बात करें तो अभी तक हमें सिर्फ 3 प्राइम कंटेंडर्स के बारे में पता था, जिसमें से पहला था जनरल इलेक्ट्रिक, दूसरा था सैफ्रॉन और तीसरा था रोल्स रॉयस। अब सैफ्रॉन और रोल्स रॉयस को लेकर हम सब जानते हैं कि इन्होंने एक नया इंजन ऑफर किया है, जहां पर ये जो ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी है, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट है, एक्सपोर्ट राइट है, इसको लेकर कैसे थे कंफर्टेबल हैं। लेकिन सैफ्रॉन को लेकर ये भी रिपोर्ट में सामने आया था कि ये पार्शियल आईपीआर को ऑफर कर रहे हैं। लेकिन जनरल इलेक्ट्रिक की जहां तक बात रही तो वो F414 इनहैंस परफॉर्मेंस इंजन यानी ईपीई जो वेरिएंट है वो ऑफर कर रहे हैं, जो कि 110 किलोमीटर तक का थ्रस्ट जनरेट करने में सक्षम है। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि अगर रशिया को यहाँ पर एंट्री मिल चुकी है तो रशिया का ये इंजन पूरी तरीके से यहाँ पर डोमिनेट कर सकता है। इसके पीछे के कारण है, रशिया ने यहाँ पर अपने प्रोडक्ट 177S में AL41 और AL51 से टेक्नोलॉजी को बोरो किया है और ये जो इंजन है स्पेशली 5th जनरेशन ऑपरेशन के लिए जो है वो डेवलप किए गए हैं। इसमें आपको इंक्रीज थ्रस्ट देखने को मिलता है, इंप्रूव फ्यूल एफिशिएंसी देखने को मिलती है और एक्सटेंडेड सर्विस लाइफ देखने को मिलती है। प्रोडक्ट 177S को रोस्टेक की यूनाइटेड इंजन कॉर्पोरेशन के द्वारा बनाया गया है और ये इंजन टेक्नोलॉजी में एक बहुत बड़े लीप के तौर पर देखा जा रहा है, क्योंकि ये एक हाइब्रिड डेरिवेटिव है AL41 और AL51 का, जहां पर ये 142 किलोटन का मैक्सिमम थ्रस्ट जनरेट करता है। इसकी सर्विस लाइफ 6000 घंटे की है और वहीं पर ये AL31 को भी रिप्लेस करने की क्षमता रखता है। यानी भारत के पास ऑप्शन रहेगा कि भारत इसको अपने सुपर सुखोई में तो यूज कर ही सकता है, लेकिन अगर चाहे तो आने वाले भविष्य में अपने सुखोई 30 MKI और एमका में भी इसको यूज कर पाएगा। सबसे खास बात तो यहाँ पर यह है कि उन्होंने कहा कि हमने इस पे स्टेट ऑफ द आर्ट टेक्नोलॉजी का यूज किया है, जहां पर हमने फ्यूल एफिशिएंसी को काफी इंप्रूव किया है और ऑपरेशनल कॉस्ट को कम किया है। फ्यूल एफिशिएंसी की जहां तक बात रही तो इसमें तकरीबन 7% तक का रिडक्शन देखने को मिला है और इसके चलते जो एमका की रेंज है वो काफ़ी ज़्यादा बड़ी हो सकती है। इसके अलावा उन्होंने ये भी कहा है कि आने वाले भविष्य में इस इंजन में आपको जो 2D फ्लैट नोजल डिज़ाइन है ये देखने को मिलेगी। अब अगर आपको 2D फ्लैट नोजल डिज़ाइन के बारे में नहीं पता तो आप सबने F-22 रैप्टर को देख रखा होगा और उसमें जो डिज़ाइन फैक्टर हमें देखने को मिलता है वो 2Z और 2D फ्लैट नोजल डिज़ाइन पर ही आधारित है। यानी ये इंजन भविष्य में स्टेल्दी भी हो सकता है। तो देखते हैं आने वाले भविष्य में क्या होता है। आज के इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।